नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने गुहिल वंश की पहली क्लास को कंप्लीट किया था। आज हम दूसरी क्लास की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं कि आपने अब तक क्या पढ़ा था। गुहिल वंश को 1566 में उनके आदि पुरुष गुहिल ने स्थापित किया था। इनके एक बड़े राजा थे बप्पा रावल, जिनका नाम कालभोज भी था। इनके बाद में अलू रावल करके एक और राजा थे। जैत्र सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने परमारों से चित्तौड़ को वापस जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने इल्तुतमिश को भी हराया था। रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में इस पे कब्जा कर दिया और अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद रख दिया। और रावल शाखा के अंतिम रावल थे रावल रतन सिंह। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कैसे राणा हम्मीर मेवाड़ के उद्धारक बने और इन्होंने किस तरीके से सिसोदिया वंश की स्थापना की और इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके बाद में हमने राणा लाखा, मोखल और कुंभा की स्टोरी पढ़ी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि लाखा के बाद में मोखल और कुंभा के समय में कैसे राठौड़ों का प्रभाव बढ़ गया था और किस तरीके से रणमल की हत्या की गई थी मेवाड़ के सामंतों द्वारा। और उसके बाद में कुंभा के समय में किस तरीके से जो सारे युद्ध लड़े गए, जैसे कि मुख्य युद्ध आपका सारंगपुर का युद्ध था। उसके बाद में इन्होंने मंडोर के ऊपर कब्जा किया था और रावल बावल की संधि की थी। इसके अलावा इनके द्वारा बनाए गए दुर्गों के बारे में भी हमने बात किया था, मंदिरों के बारे में भी हमने बात की थी। राणा सांगा के बारे में हमने पढ़ा। राणा सांगा पूरे समय युद्ध ही था उनके जीवन में, संग्राम नाम था और संग्राम ही उनके जीवन में होते रहे। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने खतौली के युद्ध में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद में जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई और बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, फिर उन बाबर के साथ बयाना के युद्ध में राणा सांगा की सेना जीती, लेकिन खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 को हुआ, बाबर ने जीत लिया और इसके बाद में राणा सांगा की मृत्यु हो गई और उनकी समाधि मांडलगढ़ के अंदर बनाई गई। सांगा के पुत्र थे रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य के समय में बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। हुमायूं से मदद मांगी हाड़ी रानी ने, लेकिन हुमायूं ने मदद नहीं की। हाड़ी रानी जो कि सांगा की पत्नी थी, उन्होंने जौहर कर दिया। उसी बीच जो बनवीर थे, उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। ये पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। पृथ्वीराज सांगा के बड़े भाई थे। इन्होंने उदय सिंह को भी मारने का प्रयत्न किया था, लेकिन पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की कुर्बानी देकर उदय सिंह की रक्षा की। और फिर हमने देखा कि उदय सिंह ने कैसे 1551 के अंदर उदयपुर शहर को बसाया और इसको अपनी राजधानी बनाई। और इनके समय में जब अकबर का आक्रमण हुआ तो जयमल और फत्ता दो वीर थे जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा की और अकबर ने प्रसन्न होकर इनकी हाथी सवार मूर्तियां आगरे के किले पर लगाई थी। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के रतन, जो कि महाराणा प्रताप है। मेवाड़ के इतिहास के अंदर महाराणा प्रताप से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। तो ये मुख्यतः आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि महाराणा प्रताप से रिलेटेड डेट्स, मुख्य महाराणा प्रताप से रिलेटेड हर चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, कि महाराणा प्रताप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। अकबर के साथ इनका लंबा संघर्ष रहा था। जब इनको राजा बनना था तो उनके पिता उदय सिंह ने, इनके एक भाई थे किसी दूसरी माता से जगमाल, तो उनको उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन जो मेवाड़ के सामंत थे उन्होंने राणा प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया जगमल की जगह। और अकबर के साथ जब इनका संघर्ष चल रहा था तो अकबर ने बहुत सारे शिष्टमंडल भेजे समझौते करने के लिए। पहले उन्होंने जलाल खां को भेजा, फिर उन्होंने जो हमारे आमेर के मान सिंह जी है उनको भेजा, फिर उन्होंने भगवान दास, जिसको बीरबल भी कहा जाता है, जिसको बीरबल की संज्ञा बाद में दी गई थी अकबर द्वारा, उनको, और टोडरमल जो कि अकबर के राजस्व और जो जमीनी कार्रवाई के रिलेटेड जितने भी बंदोबस्त लाया था, टोडरमल जो राजस्व देखते थे, उनको भी भेजा था। तो 4 शिष्टमंडल भेजे थे, लेकिन प्रताप कहाँ मानने वाले थे और प्रताप ने अपना संघर्ष जारी रखा। 18 जून 1576 को, ये डेट आपको याद होनी चाहिए, खमनौर के पास, खमनौर नाम की जगह थी, उसके पास हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। अकबर की सेना का सेनापति था मान सिंह, प्रताप की सेना का सेनापति था हाकिम खां सूर। और जब ये युद्ध चलता रहा, युद्ध लड़ा, उसके बाद में युद्ध में जब अंत में लगा कि सेना को बहुत हानि हो रही है, तो उस समय मेवाड़ के सामंतों ने प्रताप को यहाँ से जाने के लिए कहा और एक झालाबीदा थे जिन्होंने प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध किया और शहीद हुए। तो झालाबीदा को आप याद रखना, इन्होंने अपना मुकुट महाराणा प्रताप का मुकुट पहनकर युद्ध लड़ा था। उसके बाद में
अ, जो चेतक को लेकर वो चले गए। इसके बाद में इस युद्ध के कई नाम हैं जो कि दिए हुए हैं इतिहास के अंदर। इतिहासकार अलग अलग नाम देते हैं। अबुल फजल इसे खमनोर का युद्ध कहते हैं, बदायूनी इसे गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, और कर्नल टॉड इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी को कर्नल टॉड राजस्थान का थर्मोपली भी कहते हैं। अ, ये रोम से रिलेटेड एक युद्ध था जो कि भारत के अंदर की संज्ञा लेते हुए कहा कि ये राजस्थान का थर्मोपली था। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का थर्मोपली किसे कहा जाता है, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध है जिसे कि राजस्थान को का थर्मोपली कहा जाता है। इसके बाद में आपका दिवेर का युद्ध हुआ था 1522 के अंदर। इसको राजस्थान का मैराथन भी कहा जाता है। इसमें अमर सिंह ने मुगल सेना को हराया और उसके जो सेनापति थे सुल्तान खां उनको मार डाला। तो अमर सिंह उनके पुत्र थे, उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और सुल्तान खान को मार डाला और दिवेर के युद्ध के अंदर जीत प्राप्त की। 1597 होते होते चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ के, चित्तौड़ तो राजधानी और मांडलगढ़ जहाँ सांगा जी की समाधि है, याद रखना ये, तो उसको छोड़ के पूरा पूरा मेवाड़ प्रताप ने वापस जीत लिया था। तो वो कभी किसी के अधीन नहीं रहे। इनके जीवन काल में इनको समर्थन करने वाले इनके एक मंत्री थे भामाशाह, जिन्होंने अपने सारा सारा धन प्रताप के लिए लुटा लिया। प्रताप के इस मंत्री की वजह से ही, मतलब आज भी किसी को अगर दानवीर कहा जाता तो दानवीर या तो कर्ण है या भामाशाह है। तो भामाशाह को आपको याद रखना है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज हो गई। उसके बाद में 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु चावंड के पास बड़ोली गांव के अंदर हुई। ये भी आपको याद रखनी है डेट की, कब मृत्यु हुई है, कब जन्म हुआ है, कब आपका ये हल्दी घाटी का युद्ध है। ये 3 तारीखें तो आपको याद रहनी चाहिए प्रताप के बारे में। तो इसके बाद में प्रताप के बाद में जब प्रताप की मृत्यु हो गई 1597 के अंदर, तो उनके बेटे जो अमर सिंह जी थे, जिन्होंने दिवेर के युद्ध के अंदर सुल्तान खान को हराया, ये बड़े बहादुर व्यक्ति थे। परंतु जब परिस्थितियां बड़ी खराब होने लगी और 1615 यानी प्रताप के जाने के बाद में भी करीब 18 वर्ष का संघर्ष किया था इन्होंने। ऐसा नहीं है कि सीधी सीधी इन्होंने संधि कर दी थी, और वो संधि भी उन्होंने मतलब बिना मन के की थी और अपने पुत्र करण सिंह और सामंतों के दबाव में आके की थी। तो ये संधि की इन्होंने, और संधि की करण बेसिकली संधि तो हुई थी करण सिंह और जहांगीर के बेटे खुर्रम के बीच में। खुर्रम जिसको बाद में सलीम या शाहजहाँ भी कहा जाएगा, तो उन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी और इसमें चित्तौड़ वापस दे दिया गया था। लेकिन इस संधि की एक शर्त थी कि चित्तौड़ की मरम्मत नहीं की जा सकती। चित्तौड़ की क्या नहीं की जा सकती? मरम्मत नहीं की जा सकती। तो किला तो दे दिया पर किले को ढंग से बना नहीं सकते। तो उसके बाद में एक 1652 के अंदर एक राजा हुए राज सिंह, राणा राज सिंह। इन्होंने चित्तौड़ की मरम्मत की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब ने कहा कि जो ये 1615 की संधि है इसके हिसाब से तो ये उल्लंघन है। तो इन्होंने सेना भेज के जो बुर्ज और कंगूरे थे किले के वो गिरा दिए। तो इस तरीके से चित्तौड़ के जो महान किला है उसको बहुत क्षति पहुंचाई गई। और लेकिन राज सिंह जी थोड़े स्मार्ट आदमी थे। इन्होंने समय देखते हुए, मतलब कभी तो ये मित्रता कर लेते थे औरंगजेब से और कभी शत्रुता कर लेते थे। इनकी शत्रुता का सबसे बड़ा कारण किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, क्योंकि इसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, लेकिन राज सिंह जी ने इससे विवाह कर दिया। तो इसकी वजह से भी एक खटास का कारण रहा। उसके बाद में जब 1679 के अंदर औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया, तब इन्होंने इसका विरोध किया और उसकी वजह से भी इनके बीच में बड़ा शत्रुता वाला माहौल रहा। लेकिन तब तक औरंगजेब खुद बूढ़ा हो चुका था और वो दक्कन के अंदर अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा था, तो वो राजस्थान के अंदर अपनी शक्ति ज़्यादा नहीं लगा रहा था, क्योंकि वो दक्षिण में मराठों से आगे ही बहुत परेशान था। और मराठा शक्ति को जीत के औरंगजेब का ये स्वप्न था कि मैं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अपनी बादशाहत कायम करूं, तो इसलिए वो दक्कन के अंदर बहुत समय बर्बाद करता रहा। और यही कारण था मुगल साम्राज्य के पतन का भी, कि औरंगजेब का जो दक्कन के अंदर अपने सारे सारे संसाधनों को लगा देना और राज्य विस्तार के अंदर ही रहना, और जो है राज्य उसको नहीं संभालना है, बाहर से लेके आना है उसको उसकी तरफ देख रहा था। तो
1679 के अंदर जजिया का इन्होंने विरोध किया था। उसके बाद में गोमती नदी का पानी रोक के इन्होंने राजसमंद की झील बनाई थी। तो राजसमंद की झील किसने बनाई थी? वो राज सिंह जी ने बनाई थी। इन्हीं के नाम के ऊपर राजसमंद झील बनी हुई है। इसकी जो राज प्रशस्ति है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसमें 25 काले संगमरमर मरमर के पत्थर है, और उसको लिखा रणछोड़ भट्ट ने है। रणछोड़ भट्ट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने उसे लिखा है। तो अब ये आपके कुल मिला के कुछ हमने राजाओं को देख लिया है, जो कि हम 1680 तक हमने कवर कर दिया है। अब हम मुख्यतः क्या पढ़ेंगे कि इसके बाद में जब 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में मराठाओं का एक दौर आएगा। तो वो मराठाओं का दौर हम पूरे पूरे राजस्थान के लिए एक साथ पढ़ेंगे। जो मराठाओं का जो राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप था, उस मराठा को हम पढ़ेंगे, और मराठा किस तरीके से राजस्थान के अंदर आए और क्या 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 उस वजह से हुई। तो आपकी जो 18वीं शताब्दी है, मुख्यतः हम मराठों के तरीके से पढ़ेंगे कि मराठाओं का किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था। और ये करीब करीब आपका 1764 तक तो रहता ही रहता है। उसके बाद में 1818 में जो अंग्रेजों के साथ संधियां हुई थी वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग फेजेस में पढ़ेंगे। अभी तक हम राज सिंह जी जितना पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जब हम मराठाओं को पढ़ेंगे तो हम बाकी के राजाओं को देखेंगे और किस तरीके से मराठाओं ने हस्तक्षेप किया था राजस्थान की राजधानी के अंदर, और फिर हम देखेंगे कि अंग्रेजों के साथ संधि कैसे हुई। तो इसके साथ आपका मेवाड़ गोहिल सिसोदिया वंश समाप्त होता है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी राजस्थान अध्ययन की किताब में ही है, तो वो हम कर लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है? हमने देखा था, हमने पहली क्लास के अंदर पढ़ा था। ये सीकर के अंदर नहीं है, ये जयपुर के अंदर नहीं है, श्रीगंगानगर के अंदर नहीं है, हनुमानगढ़ के अंदर है। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? हमें पता है, ये चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर दिया। किसमें दिया? पृथ्वीराज रासो के अंदर दिया। किसने दिया? चंद्रबरदाई ने दिया। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? ये राजस्थान के गुल वंश के सबसे आखिरी रावल रतन सिंह की पत्नी थी। इसके बाद में कीर्ति स्तंभ का, जिससे विजय स्तंभ के नाम से अधिक जाना जाता है, इसके निर्माता कौन है? इसके निर्माता राणा कुंभा है। अब कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनाया था? कुंभा ने विजय स्तंभ इसलिए बनाया था कि कुंभा की मालवा के राजा महमूद के ऊपर जो विजय थी उसको उन्होंने चिन्हित करते हुए सारंगपुर के युद्ध में जब उनकी जीत हुई, कौन से युद्ध में जीत हुई थी? सारंगपुर के युद्ध में। सारंगपुर का युद्ध, इसमें जीत हुई। किसके खिलाफ जीत हुई थी? मालवा का शासक जो महमूद खिलजी प्रथम था, उसके लिए जीत, उसके अगेंस्ट जीत हुई थी, और विजय स्तंभ इन्होंने बनाया था। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। कब हुआ था ये? 1437 के अंदर। 1437 के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ये उस समय थे। उसके बाद में 18 जून और 18 जून 1576 के अंदर कौन सा युद्ध हुआ? वैसे तो आपको तारीख याद रहनी चाहिए इसकी, लेकिन अगर आप देखोगे तो चित्तौड़ नाम का तो कोई युद्ध है ही नहीं जो हमें पढ़ना है ऐसा खास। खानवा का युद्ध 1527 के अंदर हो गया था जब बाबर आया था, तो 1576 के अंदर तो हो नहीं सकता। अब बचे है दिवेर और हल्दी घाटी। हल्दी घाटी जो है वो पहले हुआ था 18 जून 1576 के अंदर, और 1582 के अंदर हुआ था आपका दिवेर का युद्ध। तो ये आपको इस तरीके से भी देखना है कि कैसे आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं और क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस तो आप वैसे ही हटा सकते हो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? रतन सिंह जी थे। राणा सांगा की समाधि कहाँ है? राणा सांगा की समाधि हमें पता है मांडलगढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? मांडलगढ़ के अंदर है। तो राणा सांगा की समाधि पूछ ली है तो आपको समाधियां याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि महाराणा प्रताप चावंड के अंदर थे, तो आपको समाधियां भी याद रहनी चाहिए कि अगर बड़ा राजा है तो उसके बारे में सारी चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी चाहिए। जैसे कि इनकी समाधि तो मंडलगढ़ के अंदर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? बसवा के अंदर हुई थी। इनकी मृत्यु बसवा के अंदर हुई थी। दिवेर का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? अब दिवेर का युद्ध है वो प्रताप की सेना और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1582 के अंदर। 1582 के अंदर। इसमें अगर पूछे तो नेतृत्व तो किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह ने किया था। ऑप्शंस होंगे आपके पास, ये तो मैंने जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसमें से एज इट इज लिया, तो ऑप्शन नहीं। अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह ने किसको मारा था? सुल्तान खान को मारा था। किसको मारा था? सुल्तान खान को। सुल्तान खान कौन था? इनका एक सेनापति था अकबर का, तो उसको उन्होंने मारा था। तो आपको ये सारी डिटेल्स, ये फैक्ट्स आप पढ़ लोगे ना तो आप
कोई भी क्वेश्चंस गुहिल सिसोदिया वंश से गलत नहीं कर पाओगे। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि जो बहुत सारे लोग हैं जो कि 8-8 9 क्लासों के अंदर गुहिल सिसोदिया वंश पढ़ाते हैं, उतना ज़रूरत नहीं है। आप एसआई का एग्ज़ाम देख लेना, जो 10 नंबर के क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन से आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से सिर्फ 2 सवाल है जो कि राजवंशों से आते हैं। पूरे राजवंशों में से 2 सवाल आते हैं। अब तक गोहिल सिसोदिया वंश से एक भी सवाल नहीं पूछा है अब तक। ये नहीं कह रहा कि पूछेंगे नहीं, पूछ सकते हैं, अगली बार इससे पूछ लेंगे, क्योंकि पिछली बार मारवाड़ से पूछ लिया था, तो अब की बार मेवाड़ से पूछ लेंगे। तो आपको पता जरूर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि मतलब हम 2-2 घंटे की 7-8 क्लासेस इसके ऊपर वेस्ट करें, क्योंकि वो मतलब समय का सही उपयोग नहीं होगा। इससे अच्छा जो आपके छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे हमने प्राचीन काल पढ़ा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आपके वाद्य यंत्र है, उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है, वाद्य यंत्र छोटा टॉपिक है, तो एक क्वेश्चन आपने अपना पक्का कर लिया। आपको अगर चित्रकला पढ़ ली, चित्रकला में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आपके जो किले हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक अगर कवर कर लोगे ना, जो बड़ा टॉपिक है जिससे कम आ रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितना मतलब समय लगा रहे हो, उसके हिसाब से आपको कितना मतलब फल मिल रहा है, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे हम, जहाँ पे हम मारवाड़ के राजवंश देखेंगे। ठीक है, मारवाड़ के राजवंश हम राठौड़ों को देखेंगे, राठौड़ को मारवाड़ में भी और बीकानेर दोनों में देखेंगे। ठीक है।